हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपीपीसीएल जेई ज्वाइनिंग के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको लेकर के ये वीडियो हमने बनाया है। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और बॉन्ड पेपर जो आपका होगा उसमें क्या शर्तें रहेंगी और स्टाम्प पेपर जो लगेगा आपका कितने रुपए का लगेगा और घोषणा पत्र हैं ऐसे कौन कौन से जो आपको भरने हैं और इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ ले जाने हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आपका इसमें जो है मेडिकल होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने यूपीपीसीएल जेई 2020 में फॉर्म डाला था। उनका सिलेक्शन लिस्ट जो थी, फाइनल लिस्ट आ गई थी। कल हमने वीडियो डाला था यूपीपीसीएल जेई के रिजल्ट से संबंधित। उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि उनको आगे के चरण में क्या करना है वो सारी बातें इसमें हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में जिक्र करना चाहेंगे कि आपके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से एक जो है ये नियमावली है जिसमें नव चयनित अवर अभियंता जो होते हैं, जेई जो होते हैं, उनके लिए क्या क्या देखिए इन्होंने दिया है। नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र एवं बंध पत्र आदि से संबंधित प्रपत्र परिशिष्ट है ना। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सारी आपको जो जानकारी देंगे कि आपके कितने घोषणा पत्र हैं, कैसे भरने हैं, क्या करना है, उसका प्रारूप क्या होगा, वो हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए आपके सामने आता है चल संपत्ति से संबंधित होता है, अचल संपत्ति से संबंधित होता है प्रमाण पत्र। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे खंड का, ये इसमें देखिए आप पहले, उनके लिए जिनके पास कोई चल ओब्लिक अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि चल और अचल संपत्ति दोनों में से कोई नहीं है, तो उनके लिए ये वाला घोषणा पत्र भरा जाएगा जिसमें लिखा है मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। यदि मैं एतद पश्चात कोई अचल संपत्ति धारण करता हूँ या करती हूँ तो अपनी तत्संबंधित अवधि की वार्षिक घोषणा करूँगी, है ना। उसमें आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, पद और दिनांक। और उसके अलावा देखिए नीचे एक और आपको दिया गया है खंड खा में, उनके लिए जिनके पास अचल संपत्ति है। अब ये तो घोषणा पत्र था उनके लिए जिनके पास चल अथवा अचल संपत्ति नहीं है, उनके लिए ये हो गया। अगर किसी के पास अचल संपत्ति है तो उसको जो है ये वाला फॉर्मेट भरना पड़ेगा, जिसका देखिए आप पूरा प्रारूप देख रहे होंगे। यहाँ उन्होंने दिया है संपत्ति जहाँ है, जनपद, तहसील, ग्राम और कितने एकड़ में है, अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक क्या है, किस डेट में आपने उसे खरीदा है, वार्षिक राजस्व क्या है, अनुमानित मूल्य क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भर करके ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपका घर जहाँ स्थित है, घर के बारे में आप बताएंगे कि आपका ग्राम, नगर, उपनगर क्या है, जनपद क्या है, गृह संख्या क्या है। ये सारे कॉलम आपको पूरे भरने पड़ेंगे जिनके पास अचल संपत्ति है। यहाँ आकर के अपना हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और दिनांक डाल देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला स्टेप दिया गया है उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से, शेयर या जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उनके लिए है। इनमें आप अपना बस हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और आपका दिनांक क्या रहेगा ये आप कर देंगे इसे कंप्लीट। अगला घोषणा पत्र आपके लिए, इसमें भी आप अपना ये पूरा डिटेल भर करके इसे भी आप कर देंगे। फिर आता है आपका चल संपत्ति घोषणा पत्र। चल संपत्ति आपके पास नहीं है तो आप इसमें अपना नाम, पदनाम, दिनांक डाल के कर देंगे क्लियर। और जिनके पास चल संपत्ति है उसके लिए आपको घोषणा पत्र ये वाला भरना है कि संपत्ति का विवरण और क्रय धारण करने की तिथि क्या है, मूल्य क्या है, ये सारे कंप्लीट करके आप नीचे जो कॉलम दिया गया आपका हस्ताक्षर और नाम, पदनाम, दिनांक इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा। ये वाला जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है, इस पे ये वाला कॉलम आपको पूरा करके और यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। यदि आप पर लागू होता है तो आप इसे भरिए, नहीं होता है तो नहीं। जैसे कि आपको ये दिया गया है
कि जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आप उसे भरेंगे, नहीं किया तो नहीं भरेंगे। और चलते हैं अगले प्रपत्र की ओर। अब आती है निष्ठा की शपथ। ये आपको भरना पड़ेगा, ये प्रत्येक कैंडिडेट को भरना है। इसमें नाम, ये वाला कॉलम आप पूरा करके अपना नाम और पदनाम और दिनांक डाल के कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी निष्ठा की शपथ हो गई। इसके बाद ये फॉर्मेट है, ये आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, इस वाले को पूरे को। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे अपने आप टाइप कराएं, इसे आप जो है प्रिंट करा करके इसके आप जो है इसी पर नीचे साइन कर देंगे, इसे करेक्शन कर देंगे कि यहाँ पे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए करेक्शन कर लेंगे। बस इतना करना है आपको। अब आती है घोषणा, कौन कौन से पत्र भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक घोषणा है आपको देनी पड़ेगी, जिसमें आप ये घोषणा करेंगे किसी राजनीतिक दल में आप सदस्य हैं अथवा नहीं हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, खंड क में मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था का सदस्य हूं जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं। यानी कि ऐसे कोई राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने उस पर बैन लगा रखा हो या प्रतिबंधित कर रखे हों, उनमें आप सदस्य हैं तो आप ये ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। आपको यही घोषणा करनी है कि मैं किसी उसमें ऐसे में राजनीतिक दल में सदस्य नहीं हूँ। और दूसरा देखिए, और न हो किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा संबंध रखता हूँ या रखती हूँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हों, और न हो भविष्य में उनसे कोई संबंध, मेलजोल अथवा सहानुभूति रखूँगा या रखूँगी। यानी कि जो आपके ऐसे राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से प्रतिबंधित हैं, उनमें ना आप सदस्य हैं और ना ही उनसे आपका कोई संबंध है और ना ही आप संबंध रखेंगे। ये घोषणा प्रत्येक अभ्यर्थी को करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपने यहाँ हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और दिनांक डाल के कंप्लीट कर लेंगे इसे। और यहाँ अपना नाम भर लेंगे और अपना पिताजी का नाम और पूरा पता भर करके इसे घोषणा को कर देंगे। चलते हैं अगले घोषणा पत्र की तरफ। ये घोषणा पत्र उनके लिए है, जैसे मान लीजिए कि दो कैटेगरी के अभ्यर्थी हो सकते हैं। एक वो कहीं शासकीय, अर्धशासकीय संस्था या उपक्रम में कार्य करते हैं तो उनके लिए तो ये वाला हो जाएगा, और जो नहीं करते हैं उनके लिए ऊपर वाला हो जाएगा। बस आप इसमें अपना पूरा डिटेल भर के इसे फाइनल कर देंगे, ये भी हो जाएगा आपसे। अगला आते हैं, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है। ये वाला, ये केवल उन लोगों के लिए मैं डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहा हूँ जो आपके जेई पद के लिए ज्वाइनिंग करेंगे। जेई पद हेतु ज्वाइनिंग के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके लिए हैं ये। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो के श्री अपना नाम डाल देंगे, यहाँ अपने पिताजी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर अस्थायी अभियंता विद्युत जनपद को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियुक्ति पत्र संख्या, यहाँ नियुक्ति पत्र संख्या डाल देंगे। जो आपको नियुक्ति के लिए पत्र आएगा उसमें आपका लेटर नंबर होगा, उसे डाल देंगे यहाँ पर और दिनांक डाल देंगे। मैं वर्णित शर्तों के शर्त जो हैं आपके के अधीन सेवा कराए हैं। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, सेवा कर रहे हैं ऐसे करके कुछ होगा। एवं श्री, यहाँ अपना नाम और पिताजी का नाम और अपना पता डाल देंगे। उसके मांगे जाने पर देखिए यहाँ लिखा आपका 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये प्लस GST मात्र देने के बंद पत्रित होंगे। अर्थात आप 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर ले लेंगे और उस पर इसे प्रिंट करा लेंगे इतने मीटर को, और इसे आकर आप इसे भर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है कि आपको इसमें और क्या, ये देखो सब पूरा टाइप कराना यहाँ तक, ये पूरा। और यहाँ साक्षी आपके होंगे 1 और 2 कॉलम में जो आपको जानते हैं। और उन्होंने देखो इसमें विशेष बात क्या लिखी है, जिसे आप देख पा रहे होंगे इसमें, एवं यतः कॉर्पोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से अभियंता एवं अपनी ओर से कॉर्पोरेशन की सेवाओं को प्रशिक्षण के दौरान एवं पश्चात उसके नियमित संवर्ग में अभियंता के रूप में
नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष अर्थात कुल 4 वर्ष पश्चात तक नहीं छोड़ेगा। यानी कि आप ज्वाइन करने के बाद 4 साल तक इस विभाग को नहीं छोड़ सकते हैं, यह इसमें शर्त रहेगी। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियंता अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियंता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष अर्थात 4 वर्ष पश्चात, यानी 1 वर्ष आपका ट्रेनिंग का और 3 वर्ष आपकी सेवा का, कॉर्पोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कॉर्पोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ना अथवा त्यागपत्र देना, तब उस दिशा में अवर अभियंता और अथवा प्रतिभू कॉर्पोरेशन के मांगे जाने पर बंद पत्र में वर्णित धनराशि का अविलंब भुगतान करेंगे तथा अभियंता अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने उपरांत उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी, अन्यथा यह पूर्ण स्पेड प्रभावी रहेगा। यह सदा प्रतिबंध होगा कि यदि कॉर्पोरेशन अवर अभियंता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बंद पत्र निष्प्रभावी समझा जाएगा। यानी जो आपका बंद पत्र लगेगा वो आपका 4 साल तक एक तरह से उनके कब्जे में रहेगा कि आप जो है काम 4 साल तक करेंगे और 4 साल पूरा हो जाएगा तो उसे आप उसे अपना वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको प्रतिबंध यही रहेगा, आपका ज्वाइनिंग के बाद 4 साल तक आपको जेई पद पर आपको विभाग में सेवा देनी है, उससे पहले आप उसे छोड़ नहीं सकते। आदमी छोड़ता नहीं अपने आप से, कोई अभ्यर्थी नहीं जाएगा उसे हम छोड़ें, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जैसे या पारिवारिक कोई समस्या आ जाए या उसका अन्य किसी पद पर चयन हो जाए जो इससे अच्छी पद है, तो उस कंडीशन में ये छोड़ते हैं, उस कंडीशन में ये समस्याएं आती हैं, उसके लिए ये बंद पत्र और ये आपका जो है रखा गया है कंडीशन जो है। अब देखिए आगे इन्होंने नियमावली में क्या कहा है, बंद पत्र निष्पादन किए जाने हेतु निर्देश क्या क्या हैं आपके। पहला दिया इन्होंने, बंद पत्र ₹100 के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि ₹100 के स्टाम्प पेपर एवं पन्ने सीट में उपलब्ध न हो तो ऐसी दिशा में 2 या 3 पन्ने जो कम मूल्य के हों लेकिन उनका कुल मूल्य ₹100 हो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पहला हो गया। दूसरे बिंदु में इन्होंने क्या कहा है, अवर अभियंता एवं प्रतिभू दोनों की कोरें पन्ने सीट सहित यदि कोई हो बंद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पेज पर हस्ताक्षर करेंगे। एक यानी कि आपका एक पेज है तो उस पर साइन हो ही जाएगा, या एक से अधिक पेज है उसमें तो प्रत्येक पेज पर उनको साइन करना पड़ेगा। बंद पत्र पर किसी प्रकार की काट छांट परिवर्तन अथवा पुनः लेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभियंता और प्रतिभू की संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए। यानी कि आपके बंद पत्र में कहीं कटिंग हो जाती है, आपने स्टाम्प पेपर ले लिया, कुछ कटिंग है कहीं, तो वहाँ आपको अलग से शॉर्ट में एक सिग्नेचर मारना पड़ेगा कि हाँ ये आपकी संज्ञान में है, ये त्रुटि मैंने की है इसमें, ये मैंने चेंज किया उसमें। प्रतिभू और साथियों का पूरा नाम पता एवं पद नाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए। जो सिग्नेचर करेंगे उसके नीचे उनका नाम डिटेल पूरा। वह दिनांक जब बंद पत्र मजिस्ट्रेट तहसीलदार के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात बंद पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बंद पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आगे आने वाला व्यय अवर अभियंता को स्वयं करना पड़ेगा। अब चलते हैं बिंदु नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए। बंद पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अवर अभियंता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा न्यायालय की मुहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए। यानी कि आपका जहाँ जहाँ सिग्नेचर होगा वो प्रत्येक को सत्यापित करेंगे तहसीलदार या मजिस्ट्रेट जो भी हैं आपके। अभियंता की और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए। यानी एक ही डेट में आपके साइन और सत्यापित तिथि होनी चाहिए। ऐसा नहीं अलग अलग डेट में आपके सिग्नेचर का डेट और इन्होंने तहसीलदार के सत्यापन की डेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा है। प्रतिभू उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसमें उसे कम से कम ₹1,50,000 के ऋण चुकाने में सामर्थ्य होनी चाहिए।
इसके प्रमाण पत्र हेतु बंद पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो संलग्न किया जाना चाहिए। प्रतिभू उपलब्ध न होने की दिशा में वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रुपये 1,50,000 रुपये का प्लस GST दर सहित सावधि जमा पत्र फिक्स्ड डिपॉजिट चीफ इंजीनियर हाइडल UPPCL शक्ति भवन एक्सटेंशन लखनऊ करंट अकाउंट नंबर इतने इतने के पक्ष में जो प्रशिक्षण पूर्व करने के उपरांत 3 वर्ष की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात बंद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप यहाँ समझ लीजिए कि आपको एक अगर मान लिया आपका कोई वो नहीं है क्या प्रतिभू नहीं आपको मिल रहा कोई भी, तो आप उसमें क्या करेंगे कि 1,50,000 का आप जो है एक फिक्स डिपॉजिट करा देंगे और उसका जो है बंद पत्र आप इस तरह से करवाएंगे वो जो कि चीफ इंजीनियर हाइडल UPPCL शक्ति भवन के नाम से बनवाएंगे उसे, और वो 4 साल के लिए रहेगा और 4 साल के बाद वो स्वतः ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ऐसे करके उसमें कंडीशन रहेगी। तो आप इसकी पूरी जानकारी ले लें कि इस बैंक में जाकर कैसे बनता है ये। और आगे देखिए कंडीशन उन्होंने क्या दे रखी है। ये इसमें जो है जो बंद पत्र लगेगा 1,50,000 का, उसमें GST सहित लगेगा। आगे का देखिए इन्होंने एक दिया है जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होगा ही जो आप तहसील से बनवाते हैं, ये वही काम कर जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य पिछड़ा प्रमाण ये OBC के लिए है, इसमें भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तहसील से बना होगा आपका वही काम कर जाएगा। और फिर भी किसी को अगर डाउट हो तो आप इसे भर करके आपके जिलाधिकारी हैं या अन्य जो भी हैं उनसे साइन करा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा खास ऐसा नहीं है, किसी को डाउट रहे तब करा सकते हैं, वैसे काम कर जाता है जब आपका CSC से बनता है। ये आपका आय प्रमाण पत्र से संबंधित है एक तरह से, ये भी आपका चल जाएगा। नहीं तो आप डाउट रहे कोई तो आप इसे बनवा सकते हैं तहसील में जा करके, इसी फॉर्मेट पर प्रिंट आउट लेकर के इसी पे फॉर्मेट भरवा लीजिए और साइन करा लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका रहेगा देखिए चरित्र एवं पूर्वव्रत सत्यापन प्रपत्र 4 प्रतियों में, ये 4 प्रतियों में बनेगा आपका ये फॉर्मेट जो आपका, ये 4 प्रतियों में आपको भरना है। इसमें आप अपना डिटेल पूरा भर लेंगे और ये पूरा डिटेल आपका एड्रेस का रहेगा, यहाँ पर ये पत्ताचार का पता रहेगा पूरा, ये सब अपना पूरा डिटेल भर लेंगे। और पिछले 5 वर्ष में आप कहाँ कहाँ रहे हैं उसका आपको जो है यहाँ पर पता पूरा देना है। और आपको यहाँ हाई स्कूलिंग की मार्कशीट के अनुसार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और यहाँ अपना जो है शैक्षिक अर्हताएँ अभ्यर्थी ने हाई स्कूल समकक्ष जिन स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा पाई हो उसका उल्लेख करना आपको, यहाँ कहाँ से शिक्षा अपनी प्राप्त की है। और जो कोई अभ्यर्थी कार्य कर रहा है कहीं किसी कार्यालय में तो उसका अपना जो डिटेल दे सकते हैं कि हाँ ये यहाँ काम कर रहे हैं। और मोहल्ले के 2 प्रतिष्ठित जो संबंधी न हो व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में पूरी जानकारी हो, या आपके मोहल्ले के कोई भी 2 आदमी हो सकते हैं जो आपको अच्छे से जानते हो लेकिन आपके रिश्तेदार या आपके परिवार के नहीं होने चाहिए, इसमें आप अपना उनका डिटेल देंगे। और कुछ विशेष जानकारी यहाँ दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिए अपने आप से स्क्रीनशॉट लेकर के। और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रमाण पत्र यहाँ दे रखा है, और आपको ये प्रमाण पत्र यानी घोषणा पत्र भरना है, इसे आप कर लेंगे पूरा। ये भी आपको भरना है घोषणा पत्र, मैं विवाहित हूँ या अविवाहित हूँ, ये विवाहित और अविवाहित का घोषणा पत्र है। मैं विवाहित हूँ, मेरे 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आप विवाहित हैं तो, विवाहित नहीं है तो आपको केवल ये वाला कॉलम करके आप कर देंगे पूरा। और यहाँ पर देखिए सब कॉलम अलग अलग दिए गए हैं। किसी सरकारी अथवा संस्था बैंक में ऋण मुक्त हूँ सबसे, कहीं मैंने कोई लोन नहीं लिया है ना ऋण लिया है, ऐसे करके।
और न ही आपका यूपीपीसीएल में किसी कार्मिक से कोई संबंध है, ना ही कोई आपकी रिश्तेदारी में है, ऐसे आपको घोषणा पत्र देना है। यदि है तो उसका विवरण देंगे आप। और यहाँ देख रहे होंगे आप 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराना। आपको ये पूरा डिटेल लिख करके अपना नाम और उम्र, पिता का नाम, निवासी और ज़िला, ये पूरा लिख करके और ये पूरी कंडीशन हो के तो छाप करके आप ऐसे पूरा छपवा लेंगे। इसे प्रिंट आउट लेकर के इस पर आप अपना दिनांक, स्थान डाल के अपना नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, स्थायी पता, पता, आपका मोबाइल नंबर ये डाल देंगे। ये आपको घोषणा पत्र आपको नोटरी एफिडेविट कराना पड़ेगा, नोटरी द्वारा सत्यापित कराना पड़ेगा। अब आती है यहाँ से आपकी नियुक्ति सेवा शर्तें क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे आपकी महत्वपूर्ण है ये वाली चीज़, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पत्रांक 698। और ये आपका जो है पुराना मैंने आपको निकाल के दिया है, आप इस पर गौर ना करिए कि ये पुराना है, लेकिन आपको पूर्ण अनुमान के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। कि कुल आपकी अवधि 12 माह की होगी प्रशिक्षण की। 12 माह का प्रशिक्षण कैसे रहेगा? 1 माह का तो आप ईटीआई में जाके ट्रेनिंग लेंगे और शेष 11 माह का आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं, इसमें देखिए इन्होंने यही लिखा है कि आपका ऑन जॉब 11 मंथ का होगा और ईटीआई में जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा वहाँ आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रलब्धियाँ भी इसे पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, आप पढ़ के देख लीजिए। सेवा अनुबंध पत्र भी आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें आपको मैंने बताया था 1,50,000 रुपये और प्लस जीएसटी सहित आपको ये एक फिक्स डिपॉजिट करके बॉन्ड पेपर के रूप में जमा करना पड़ेगा और 4 साल बाद वो आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह आपका प्रतिभू है तो उसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ वही मैंने आपको बता दी, वही हैं सेवा शर्तें सब। तो ये थी आपकी पूरी पीडीएफ। अगर आप इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और पूरा जो है इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको जानकारी लेनी है इसके बारे में कि आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको पूरी तरह से दे दी, बारीकी से दे दी। और बस आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपके कौन कौन से इसमें वो लगेंगे डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। देखिए ये सब प्रमाण पत्र आपको माने हैं, जैसे आपका पहचान पत्र कोई भी हो, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति, ये आपको एक पहचान पत्र, एक निवास प्रमाण पत्र, इसकी मूल प्रति एक और बाद बाकी आप इसमें कुछ जैसे मान लीजिए एक मूल प्रमाण पत्र तो आप लेके आएंगे, उसकी प्रतियां भी आपको लेके आनी है। अंतिम विद्यालय या विश्वविद्यालय जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, वहां के प्रधानाचार्य या प्राचार्य जो भी हों उनसे अपना चाल चलन का एक करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, वो आपका मूल रूप में लगेगा। और उसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट और बनवाने आपको, जो आपके राजपत्रित अधिकारी हों, जो आपसे संबंधी न हों। ऐसे 2 आपको राजपत्रित अधिकारी देखने हैं जिनसे दोनों से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। और दोनों ही आपको जानते हों लेकिन आपसे संबंध ना हो कोई उनका जो है, ऐसे आप उनसे बनवाइएगा। आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि आप अपने एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके हाई स्कूल, इंटर, पॉलिटेक्निक, जो भी आपके डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं, जो भी हैं, उन सब को आप ओरिजिनल रूप में लाएंगे और उनकी प्रतियों को सत्यापित करा लेंगे किसी से जो गजिस्ट्रेट अधिकारी हो, उससे वो आपको जो है यहाँ पर लेके आनी पड़ेंगी। बाद बाकी आप कहीं सेवा कर रहे हैं तो उसका जो है कार्य मुक्ति का अपना वो बनवा लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो लोग कह रहे थे हमारा मेडिकल होगा या नहीं होगा, इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपके लिए, क्योंकि इसी में सबको दिक्कत ज़्यादा आती है। मैंने आपको बताया था कि आप ये गलती ना करें, उसमें लिखा था, तो गलती क्या करेंगे आप देखिए, इंतज़ार करेंगे आप ज्वाइनिंग लेटर का, और ज्वाइनिंग लेटर में आपसे ये पूरी जानकारी मांगी जाएगी और इसे बनवाने में आपको समय लग सकता है। जो आपका मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र, ये आपका एक दिन में नहीं बन पाएगा, हो सकता है आपको इसमें कुछ समय ज़्यादा लग जाए।
तो जब आपको ज्वाइनिंग के लिए समय मिल जाए कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग इस डेट से इस डेट के बीच में, आपको उसमें गैपिंग दे देंगे कि आप 15 दिन, वैसे 30 दिन का समय रहता है कि 30 दिन के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 30 दिन में आप जितना लेट होंगे उतनी आपकी सैलरी कम हो जाएगी ना, जिस डेट से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बनेगी। तो कुछ प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहले से ही बनवा लें, जैसे आपका मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त स्वास्थ्य उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो यानी कि आपका जो मंडल लगता हो उस मंडल में जाकर के मंडलीय चिकित्सा परिषद से एक कमेटी होती है, वहाँ पे उसमें सामूहिक रूप से कई लोग बैठते हैं, वहाँ से आपके उस कमेटी वाले 4-6 जो भी आपके वो होंगे सीएमओ या जो भी हैं वो बैठते हैं। वो कमेटी आपके जो है पूरा मेडिकल करेगी। मेडिकल का मतलब जो जो जाँचें होंगी वहाँ हो जाएंगी आपकी, लेकिन उस पर प्रपत्र पर साइन करेंगे सब लोग उस पर मिल करके। और ये कमेटी जो है ये जरूरी नहीं कि मंडल पर प्रत्येक दिन बैठती हो सकता है कि वो 7 दिन में एक बार बैठती हो। तो आप इस प्रपत्र के लिए जागरूक होकर के इसे अच्छे से एक्टिव होकर के इसे पहले बनवा लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता बनवाने में पड़ेगी आपको। तो ये आपको बनवाना है, इसमें समय लगेगा, इसे आप पहले से बनवा सकते हैं। तो मुख्य यही मेरी बात थी कि इसमें आपको समय लगेगा, तो इसमें कमेटी वहाँ बैठती है 7 दिन में, मान लो 1 दिन बैठ रही है, 2 दिन बैठ रही है, आप गए न मिली तो उनका इंतजार नहीं करना। आप वहाँ जाकर इसका फॉर्मेट ले करके और अपनी पूरी जांचें करा करके, जो जो जांचें होती हैं आपकी वो सारी जांचें करवा के रिपोर्ट लगा करके बाद में कमेटी के साइन हो जाते हैं, वो आप जा करके वहाँ अपने मंडल स्तर पर जानकारी कर लीजिए कि किस तरह से बनेगा। और जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो सक्षम अधिकारी द्वारा वो बनवा लीजिए अपना, वो आपको लेके आना है मूल रूप में, और उसकी प्रतिलिपि भी लेके आनी है। और घोषणा पत्र भी आपको लेके आने हैं। देखिए उन्होंने अचल संपत्ति संबंधित आपको घोषणा पत्र रहेगा, और ये भी आपका रहेगा विश्वसनीय सेवा से संबंधित घोषणा पत्र, और राजनीतिक दलों से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया। और आप कहीं काम कर रहे हैं शासकीय अशासकीय में, उसका घोषणा पत्र रहेगा। और एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के संबंध में, या आप विवाहित हैं तब उस कंडीशन में आपको ये घोषणा पत्र लगेगा, जो मैंने आपको PDF में दिखाया था अभी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके साथ संबंध न होने का, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी आपको लेके आना है। आपके ऋण मुक्त होने का संबंध, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और आपका ये भी रह गया बंद पत्र वाला भी। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। देखिए एक बहुत बड़ी शर्त यहाँ उन्होंने दे रखी है, कैसी देखिए कि यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन कराने हेतु अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। सहायक अभियंता के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अस्थायी का मतलब आप एक तरह से स्थायी नहीं माने जाएंगे। किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। देख रहे हैं क्या उन्होंने बात ली है, किसी भी समय और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। कुछ कमी पाई जाने में आपको बिना सूचना के निकाला जा सकता है, ऐसा है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंध में कराए गए प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबंधाधीन होगी। बाद में रेगुलर हो जाते हैं। आपका जो प्रोविजन टाइम होता है ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप रेगुलर हो जाते हैं, वो उसके लिए कमेटी बैठती है, वो आपका रेगुलर करती है आपको। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने घोषणा पत्र लगेंगे और किसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी, वो सारा जिक्र हमने किया आपके लिए। और अब आपके लिए हम एक अगला वीडियो लेके आएंगे अन्य किसी टॉपिक पे। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या और जानकारी चाहिए, उस पर हम वीडियो जरूर बना के डालेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, इससे उनको जानकारी हो जाएगी उनके लिए क्या क्या ये प्रपत्र बनेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।